एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आप लोगों में से बहुत लोगों की जो है लेसन प्लान के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी और काफ़ी दिन से जो है मैं लेसन प्लान चैनल पे अपलोड नहीं कर रही थी। बट अभी क्या है कि आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही है, काफ़ी लोगों को लेसन प्लान चाहिए। तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ लेसन प्लान भी जो है अब शेयर करती रहूँगी ताकि आप लोगों की जो हेल्प है वो हो पाए। तो आज हम गणित विषय का लेसन प्लान देखेंगे कक्षा 8 के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। और वीडियो शुरू करने से पहले बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो हम लोग दैनिक पाठ योजना यानी जो हम नॉर्मली लेसन प्लान जो बनाते हैं वो देख रहे हैं। और ये कक्षा 8 के लिए है। और बाकी के जो देखिए चीज़ें हैं, क्योंकि इनका ये बना बनाया फॉर्मेट है तो इन्होंने इस बने बनाया फॉर्मेट में ही अपना लेसन प्लान बनाया है। तो अगर आपकी जो है इस तरह की फ़ाइल है जिसमें कि आपका फॉर्मेट पहले से ही प्रिपेयर करके आपको मिला हुआ है, जैसे कि इनका है जिसमें दिनांक, कक्षा, कालांश यानी सारी चीज़ें देखिए बनाई गई हैं। और वहाँ पे आगे की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लिखनी है वो आप लिखेंगे। अगर इस तरह की फ़ाइल है तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अदरवाइज़ अगर आपकी नॉर्मल कॉपी है या नॉर्मल फाइल है, रजिस्टर है जिस पे भी आप लेसन प्लान बनाते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे। जैसे दिनांक लिखेंगे, फिर दिनांक वहाँ पे लिखेंगे, फिर कक्षा क्या है वो लिखेंगे। तो इस तरीके से आप बाकी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ लिखेंगे। अगर फॉर्मेट बनाया है तो आपको केवल जो भी चीज़ पूछा गया है उसके आगे वो चीज़ें लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 8 के लिए लेसन प्लान है। जो भी आपका कालांश होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ उसको लिख दीजिएगा। विद्यालय की बात करें तो जो भी आपका विद्यालय है उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने जो भी इनका स्कूल का नाम या जो भी था विद्यालय का नाम उन्होंने यहाँ पे रखा है, तो वो आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा। अपने यहाँ पे आपको कॉपी नहीं करनी है। तो इसको मैं डार्क कर देती हूँ। समय जो भी आपका होगा वो लिखना है। और उसके बाद जो आपका इकाई है यानी कौन सा सब्जेक्ट है उसकी अगर हम बात करें तो विषय हमारा गणित है। लेकिन गणित में जैसे उप विषय जो कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो संबद्ध इकाई है इसका मतलब होता है उप विषय। तो आप यहाँ पे सीधे जो है उप विषय भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग उप विषय भी लिख सकते हैं और ये आपका हो जाएगा रेखा गणित। अब यहाँ पर पाठ क्रमांक आपसे पूछा तो ये सब देखिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। पाठों की कुल संख्या ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। समय केवल जो भी आपका होगा वो लिख लीजिएगा, इतना मिनट और वो नहीं करना है, ठीक है। यानी कितने मिनट का क्लास है केवल डायरेक्ट आप वो लिख दीजिएगा, कितने बजे से है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। बात करें पाठ का जो आपका प्रकरण है वो है बेलन का आयतन। और इसमें हम सबसे पहले उद्देश्य देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने जो उद्देश्य लिखे हैं उसमें ज्ञानात्मक है, अवबोध है, ज्ञानोपयोग है, और उसके बाद कौशल और अभिरुचि, और उसके अलावा अभिवृत्ति, ठीक है। इतने सारे इन्होंने उद्देश्य लिखे हैं। तो अब हम यहाँ पे सारा उद्देश्य जो है आपको मैं बोल के बता देती हूँ, ताकि अगर आपको कहीं पर भी इनकी जो भी राइटिंग है अगर वो ना समझ में आ रही हो तो वो आपको क्लियर हो जाए। तो ज्ञानात्मक में इन्होंने लिखा है कि छात्र बेलन का आयतन ज्ञात करने से संबंधित प्रश्नों की पहचान कर सकेंगे। दूसरा इसी में है कि छात्र बेलन के आयतन के सूत्र के बारे में जान सकेंगे। बात करें अवबोध के अंतर्गत तो इसमें पहला हमारा है छात्र बेलन का आयतन ज्ञात करने की विधियों की तुलना अन्य ठोस ज्यामितीय आकृतियों के आयतन ज्ञात करने की विधियों से कर सकेंगे, ठीक है, पहला हो गया। इसी का दूसरा है छात्र बेलन का आयतन ज्ञात करने में होने वाली त्रुटियों को ढूंढ कर उसमें सुधार कर सकेंगे। तो ये दोनों आपके हो गए अवबोध के। अब उसके बात करें हम ज्ञानोपयोग में तो इसमें पहला है इन्होंने लिखा कि छात्र बेलन का आयतन ज्ञात करने से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग नवीन परिस्थितियों में समस्याओं को हल करने में करेंगे। और दूसरा है छात्र बेलन का आयतन ज्ञात करने से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए उसके विभिन्न पक्षों को जान सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, ये देखिए जो भी यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके मेनली विशिष्ट उद्देश्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये सारे जो उद्देश्य इन्होंने लिखे हैं ये कैसे उद्देश्य, ये सारे इन्होंने विशिष्ट उद्देश्य लिखे हैं। तो जब आप समान उद्देश्य लिखेंगे तो आप चाहे यहाँ पे समान उद्देश्य भी लिख लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने समान उद्देश्य नहीं लिखा है। समान उद्देश्य में आप गणित के बारे में जैसे लिखेंगे कि छात्रों की तार्किक और मानसिक क्षमता का विकास करना, गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता जो है समझाना, ये आपके जो है वो सामान्य उद्देश्य हो गए। तो इसको आप लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप विशिष्ट उद्देश्य लिखिएगा। अदरवाइज आपको अगर ये अलाउ है कि आप सीधे विशिष्ट उद्देश्य लिख सकते हैं तो आप सीधे विशिष्ट उद्देश्य लिखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने सोचा आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि इन्होंने अपने इस लेसन प्लान में समान उद्देश्य नहीं लिखे हैं। इन्होंने सीधे विशिष्ट उद्देश्य के जो पॉइंट होते हैं ज्ञानात्मक, ज्ञानोपयोग, बोधात्मक वगैरह, कौशलात्मक, अभिरुचि,
तो ये सारे विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, कौशल में इन्होंने क्या रखा है? पहला कि छात्र विधि पूर्व बेलन के आयतन संबंधी प्रश्न हल करेंगे। दूसरा है छात्र बेलन के आयतन से संबंधित प्रश्न हल करने में अपने सहयोगियों की मदद कर सकेंगे। अभिरुचि की बात करें तो इसमें पहला है छात्र सूत्र की सहायता से बेलन का आयतन ज्ञात कर सकेंगे, और दूसरा है छात्र बेलन का आयतन संबंधित प्रश्न हल करने में आनंद का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ये अभिरुचि हो गई। छठा यहाँ पर है इसमें कि छात्र बेलन का आयतन वाली समस्याओं या त्रुटियों को निसंदेह स्वीकार कर सकेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने अपना ये उद्देश्य वाला जो कॉलम था, जो भी इनका ग्राफ बना हुआ था पहले से ही, उसको इन्होंने पूरा कर लिया। इस तरीके से आप अपना समान और विशिष्ट उद्देश्य कर सकते हैं कंप्लीट। बात करते हैं सहायक सामग्री की। तो देखिए, बीकर, मॉडल, चार्ट, लपेट, श्यामपट्ट एवं कक्षा उपयोगी सामग्री, इसमें आप चौक, डस्टर वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं। शिक्षण विधि की बात करें तो इन्होंने सीधे जो है स्टार्टिंग में ही शिक्षण विधि बता दी है, यानी इन्होंने जो पाठ प्रस्तुतिकरण हम करते हैं उसमें पाठ प्रस्तुतिकरण में भी आप शायद शिक्षण विधि आप चाहें तो वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इनका जो फॉर्मेट है वो बनाया था, तो इसके फॉर्मेट में इनके फॉर्मेट में है जो पहले से ही चीज़ें फिक्स हो गई थी कि यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से शिक्षण विधि या प्रविधि यूज होगी इस लेसन प्लान में। तो इन्होंने बताया आगमन निगमन विधि और प्रदर्शन विधि। ठीक है, अब बारी आती है पूर्व ज्ञान की। तो छात्रों को वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना आता है, और दूसरा इसी में है पूर्व ज्ञान में कि छात्रों को ठोस ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित सामान्य ज्ञान है, मतलब बच्चों को जो ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ हैं उसके बारे में वो जानते हैं कि ये कौन सी आकृति है। ठीक है, इतनी उनको नॉलेज है। अब हमारी बारी आती है पाठ प्रस्तावना प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न आप लिख लीजिएगा। इसमें प्रश्न क्या क्या है? तो छात्रों को बीकर दिखाते हुए, मतलब जो अध्यापक होगा, जो भी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होगी, वो छात्रों को बीकर दिखाते हुए कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसकी सहायता से आप अपना प्रस्तावना प्रश्न जो है वो निकालेंगे। तो पहला प्रश्न था कि यह क्या है? बीकर दिखाते हुए पूछा गया है, तो बच्चे बताएंगे बीकर है। दूसरा, बीकर की आकृति कैसी है? बच्चे बताएंगे बेलनाकार है। तीसरा, बीकर के आधार की आकृति कैसी है? बच्चे बताएंगे वृत्ताकार है। अब इस बेलनाकार बीकर में भरे जल का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये बच्चों को नहीं पता, तो ये यहाँ पे जो है बच्चे बोलेंगे कि मौन रहेंगे, यानी छात्र निरुत्तर रहेंगे, और ये आपका हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। क्योंकि देखिए, बीकर में भरे जल का आयतन जो है वो आप तभी निकाल पाएंगे जब आप बेलन के आयतन के बारे में जानेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रस्तावना प्रश्न जो है वो निकल चुका है। अब बारी आती है उद्देश्य कथन की। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि बच्चों, आज हम लोग बेलन का आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब बारी आती है हमारी पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पाठ प्रस्तुतिकरण में कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पे आपको भाग बनाने हैं, जिसमें कि पहले में हो जाएगा अध्यापन बिंदु, जिसे हम शिक्षण बिंदु कहते हैं। फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पे आप सीधे श्यामपट्ट कार्य लिख सकते हैं। अब सबसे पहले होगा सूत्र की स्थापना। ठीक है, क्या होगा? सूत्र की स्थापना। अब सूत्र की स्थापना में देखिए कि अब पहले जो छात्राध्यापक है वो सूत्र की स्थापना, क्योंकि बच्चों को नॉर्मली जानकारी है, जो भी इस तरह की ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं उनके बारे में बच्चों को सामान्य जानकारी है। तो उसी के आधार पे जो अध्यापक है या अध्यापिका, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका है, वो उन्हीं के मतलब बच्चों की सहायता से वो उस आयतन के बारे में बच्चों को बताएंगे। और उसी के आधार पे, क्योंकि आप ऊपर देखिए तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो ये था कि भरे जल का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों को नॉर्मल फार्मूला वगैरह पता है, उन बेलन के बारे में या कोई भी ठोस ज्यामितीय आकृति थी उसके बारे में बच्चों को पता है, लेकिन उसकी मदद से किस तरीके से प्रश्नों को हल करना है ये उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ इस जो है लेसन प्लान में बताई गई है। तो यहाँ पे आप पहले सूत्र की स्थापना बच्चों की मदद से ही करवाएंगे, उसके बाद फिर बारी आएगी कुछ प्रश्नों को लेके, क्योंकि मैथ में देखिए प्रश्न है, मैथ में आपको फार्मूला वगैरह रटाया नहीं, आपको बस बता दिया गया फार्मूला। मेन उसमें फार्मूला आपसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, उस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसीलिए मैथ में आपको क्वेश्चंस पे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे पहला सूत्र की स्थापना है। तो जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होगी वो चार्ट पर बेलन की आकृति दिखाते हुए निम्नानुसार जो है प्रश्न करेंगे। जैसे ये फिगर उन्होंने दिखा दिया, ये फिगर बना दिया, और ये देखिए आर है, यहाँ पे एच है। ठीक है, इस तरीके से फिगर जो है चार्ट पे दिखाते हुए बच्चों से प्रश्न किया जाएगा कि यह आकृति किसकी है? बच्चे बताएंगे बेलन की। तो बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है? तो बच्चे बता देंगे आर। तो जो चीज़ें हैं देखिए उसको श्यामपट्ट पे यहाँ लिखते चला गया है। उसके बाद तीसरा प्रश्न किया जाएगा इसी में कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बच्चों को नीचे, क्योंकि उसकी आकृति गोल है तो वो आराम से बता देंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त के उस नीचे जो सरफेस होता है बेलन का वो वृत्ताकार होता है, तो उसी के आधार पे वो लोग जो क्षेत्रफल बता देंगे बेलन के आधार का, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य पे भी उस चीज़ को लिखा जाएगा।
फिर बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो ये फिगर में ही एच दिखाया जाएगा, जो चार्ट आप दिखाएंगे उसमें उसी के आधार पे बच्चे बताएंगे एच है, तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पे एच संपर्कार पे भी लिखा जाएगा। और बेलन का आयतन कितना होगा, तो बच्चों को जो है सूत्र वगैरह याद है कि बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई होता है। तो इस तरीके से जो है वो बच्चे बताएंगे कि आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, तो ये चीज़ श्यामपटकार पे लिखी गई है। और उसके बाद बेलन का आयतन का सूत्र क्या होगा, तो देखिए सूत्र का जो है सूत्र हमने ज्ञात कर लिया, बच्चों की सहायता से अध्यापक और बच्चे मिल के जो है सूत्र को ज्ञात कर लिए। तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल बच्चों को पता था और उसके बाद ऊंचाई कितनी है वो भी पता चल गया। तो बच्चों ने फार्मूला जो बताया था कि आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, तो उसके बाद अध्यापक ने कहा भाई आधार का क्षेत्रफल हमें पता है और ऊंचाई h है, तो आप मिला के बताइए कि आपका सूत्र क्या होगा। तो बच्चों ने बता दिया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बेलन का जो आयतन का सूत्र था वो निकल के आ गया पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर श्यामपटकार पे आप देख सकते हैं कि पाई स्क्वायर में जो कि बेलन का आयतन है उसमें भरे द्रव की मात्रा प्रदर्शित करता है। अब ये यहाँ पर आप बेलन का एक फिगर है जो कि आप देख रहे हैं और यहाँ से शुरू होता है आपका मेन आदर्श प्रश्न। तो आदर्श प्रश्न में यहाँ पे पहला प्रश्न अध्यापक, क्योंकि सूत्र पता चल गया, अब उसे क्वेश्चन बच्चों से हल करवाने हैं। तो एक बेलन के आधार पर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर व ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन जो है वो ज्ञात करो, ये प्रश्न है। अब बच्चों को बेलन का आयतन ही ज्ञात करना है। ठीक है, ये शिक्षण बिंदु आप लिखते चलेंगे कि बच्चों को बेलन का आयतन ज्ञात करना है, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। अब बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है, अध्यापक पूछ रहा है बच्चों से, तो बच्चे बताएंगे 14 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी है, बच्चे बताएंगे 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बच्चे बताएंगे बेलन का आयतन। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिगर के माध्यम से इस चीज़ को दर्शाया गया है, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं उसको फिगर में दिखाया गया है। यानी ये जो प्रश्न यहाँ पर दिखा आपको, उसी जो प्रश्न है उसको फिगर के माध्यम से दिखा दिया गया। अब बच्चों से अध्यापक ने पूछा, या जो भी छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापक थे, पूछा गया कि बेलन का इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, तो बच्चों ने बता दिया भाई बेलन का आयतन ज्ञात करना है। अब हमारा यहाँ पे बेलन का आयतन किस तरीके से ज्ञात होगा, अब अध्यापक बच्चों की सहायता से ही बच्चों से ही प्रश्न हल करवाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो भी अध्यापक या अध्यापिका है ऐसा नहीं कि वो खुद प्रश्न हल करेंगे। मैथ में अगर आप खुद हल कर देंगे तो बच्चों से अगर आप इन्वॉल्व नहीं हुए मैथ में, तो वो चीज़ें बच्चों को कभी समझ में नहीं आने वाली हैं। मैथ में बच्चों को आपको लेके चलना है। तो यहाँ पे फिर अध्यापक जो भी वहाँ पे रहेगा वो पूछेगा बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो बच्चे बताएंगे पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र तो अभी हमें ऊपर पता ही चल गया था। अब सूत्र में मान रखने पर क्या प्राप्त होता है, यानी अध्यापक ने बच्चों को बोला कि भाई सूत्र में आप मान रखिए और छात्र कॉपी में गणना करेंगे। अब छात्रों ने जो है कैलकुलेशन करना शुरू किया। तो यहाँ पर अध्यापक भी कैलकुलेशन आपको सैंपट पे करके बताते चलेंगे, जैसा बच्चे करेंगे। भाई वैल्यू रखिए आप लोग, तो बच्चे अपनी कॉपी में गणना कर रहे हैं कि भाई बेटे 7 गुणित 14 गुणित 14 गुणित 25, इस तरीके से उन्होंने वैल्यू निकाली। 44 × 14 × 25, मतलब 44 गुणित 14 गुणित 25, ये आपकी वैल्यू आई, क्योंकि 7 से यहाँ पे 2 उन्होंने कट गया था। अब 22 दूनी 44, यहाँ पे आपने वैल्यू जो है आई यहाँ पे लिख दिया। अब बेलन का आयतन कितना होगा, यानी अब अध्यापक ने पूछ लिया कि आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, तो आप हमें बताएं कि कितना होगा। तो बच्चों ने कैलकुलेशन किया और आया 15,400 यहाँ पे घन सेंटीमीटर होगा, क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या है, तीनों की वैल्यू, इसका आयतन का जो अंतिम में आप यूनिट देखेंगे वो हमेशा क्यूब में होता है। तो यहाँ पर आपको अगर नहीं भी याद है तो आप इतना माइंड लगा लीजिए कि ये तो पाई की वैल्यू है, इसमें कोई सेंटीमीटर नहीं है। लेकिन 14 सेंटीमीटर गुणित 14 सेंटीमीटर गुणित 25 सेंटीमीटर, तो 3 बार सेंटीमीटर आया, तो घन सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, या तो आप सीधे सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं या आप सीधे घन भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो घन सेंटीमीटर लिखिए चाहे सेंटीमीटर क्यूब लिखिए। तो यहाँ पर आपका ये जो वैल्यू है वो अध्यापक ने भी सैंपट कार्ड पे लिख दिया कि ये आपका वैल्यू आएगा। अब बात होती है, फिर उन्होंने एक और प्रश्न दिया, क्योंकि एक ही प्रश्न से आप बच्चों के नॉलेज को नहीं बता सकते कि बच्चे सीख पाए या नहीं। तो और क्वेश्चन दिया गया कि 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाया गया कि ये जो है एक आयताकार कागज है जिस पे 14 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इसको फिर रोल किया गया, रोल करके क्या बना दिया गया, रोल करके एक बेलन बना दिया गया। अब इसी बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। अब बेलन की ऊंचाई कितनी है, बच्चों ने बताया 14 सेंटीमीटर है। कागज को किसके अनुदिश मोड़ा जाता है, तो चौड़ाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश नहीं, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जा रहा है। तो हाइट कितनी आएगी, हाइट आएगी इसकी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहेगी, क्योंकि आयताकार जो यहाँ पे फिगर था इसमें आपने देखा ये 14 सेंटीमीटर है। तो मोड़ने अगर हम इसको रोल करेंगे तो इसकी जो हाइट आएगी बेलन की वो 14 सेंटीमीटर आएगी। अब बच्चों ने इतना बता दिया।
अब उसके बाद कागज़ की चौड़ाई क्या होगी, तो बच्चे बेलन की ऊंचाई, यानी कागज़ की चौड़ाई क्या है, बेलन की ऊंचाई है। वही तो बन के आया ना, हमने चौड़ाई को रोल किया तो हमारा बेलन बन गया। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, h इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब बेलन की त्रिज्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और r की वैल्यू यानी हमने यहाँ पे हो गया 20 सेंटीमीटर, क्योंकि सब देखिए प्रश्न में आपको दिया गया है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा गया है। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार जो है बनाया जाता है, बेलन बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमको त्रिज्या पता चल गई 20 सेंटीमीटर है। अब बेलन का आयतन का सूत्र क्या होगा, बच्चे बताएंगे पाई आर स्क्वायर एच होगा। उसके बाद बेलन के आयतन का सूत्र यहाँ पे श्याम पटकार पे लिख दिया गया। फिर सूत्र में मान रखने पर क्या प्राप्त होगा, तो छात्र गणना करेंगे, और यहाँ पे देखिए वैल्यू रख दी गई है सूत्र में। और उसके बाद अध्यापक या जो भी यहाँ पर टीचर रहेंगे वो पूछेंगे कि बेलन का आयतन कितना प्राप्त हुआ, बच्चे बताएंगे 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी चीज़ को श्याम पटकार पे भी लिख दिया गया। तो देखिए 2 प्रश्न आपके हो गए। आप चाहे तो एक दो प्रश्न और भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक और प्रश्न रखा है कि एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी है, तो बताइए बेलन में भरे जाने वाले द्रव का आयतन क्या होगा। यानी यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं, एक बेलन बना है जहाँ पर दिया गया है कि जो बेलन का व्यास है, व्यास मतलब कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो इसको हाफ कर देंगे तो हमको इसकी आर की वैल्यू पता चल जाएगी। हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर है, हाइट हमको दे रखी है 14। अब हमको इसमें बताना है कि बेलन में जो भरे जाने वाले द्रव का आयतन क्या होगा, यानी इसमें जो द्रव भरा जाएगा उसका आयतन क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब बेलन की ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है, यानी एच की वैल्यू 14 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद बेलन का जो आधार का व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, तो डी की वैल्यू हमारी इतनी 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या और आधार में क्या संबंध होता है, तो बच्चों को पता है कि आधार जो है, यहाँ आधार लिखा गया है, ये व्यास होगा, ठीक है। व्यास जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब 2 गुणित त्रिज्या हमारा व्यास होता है। तो डी इक्वल टू 2r होता है। अब यहाँ से आप जो टीचर रहेंगे वो पूछेंगे कि बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, तो यहाँ पे इसको हम लोग इस फार्मूले में जो r की वैल्यू है वो निकाल लेंगे। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d/2। डी की वैल्यू 7 है और r यहाँ पे बाई 2, तो करेंगे 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारी r की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो बेलन में भरे जाने वाले द्रव का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन जो है वही तो उसमें भरे जाने वाले द्रव का आयतन होगा। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा, क्योंकि हमें अगर एक बेलनाकार बना देते हैं, हम बेलन बना देते हैं, इसमें हमने पानी भर दिया, तो हमें बोला है कि इस बेलन में जो पानी भरा है इस पानी का आयतन कितना होगा। तो ये पानी जो है वो जिस भी बर्तन में डालते हैं वो उसका शेप ले लेता है। तो हमने यहाँ पे बेलन में डाला तो वो बेलन का शेप ले लेगा, तो उसमें जो पानी का आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे हम बेलन के आयतन का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, बच्चे बताएंगे, इसको लिखा जाएगा यहाँ पे। अब सूत्र में मान रखने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है, तो छात्र नोटबुक में गणना करना शुरू करेंगे। उन्होंने वैल्यू रखा, वैल्यू रखने के बाद लास्ट में जो है बेलन का आयतन कितना प्राप्त हुआ, तो बच्चे बताएंगे 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप श्याम पटकार पे भी इस चीज़ को लिखा जाएगा। और यहाँ पे आपका पाठ प्रस्तुतिकरण जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप पुनरावृत्तीय मूल्यांकन प्रश्न में कुछ प्रश्न रख सकते हैं, जैसे इन्होंने रखा है कि एक बेलन के आधार पर व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 78 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन कितना ज्ञात करें। और दूसरा प्रश्न का है कि एक बेलनाकार डिब्बे के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 28 सेंटीमीटर हो तो बताइए हमें कितना द्रव भरा जा सकता है। और उसके बाद इन्होंने गृह कार्य में यहाँ पर देखिए निरीक्षण कार्य नहीं रखा गया है, तो आप चाहे निरीक्षण कार्य भी रख सकते हैं कि बच्चे जब श्याम पटकार कर रहे होंगे तब छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका उनके कार्य का निरीक्षण घूम कर करेंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आप निरीक्षण कार्य नहीं लिख रहे हैं तो आप सीधे डायरेक्ट गृह कार्य रखेंगे, और गृह कार्य में भी आप प्रश्न दे सकते हैं। एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न रख सकते हैं कि एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 32 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। इस तरीके से आप अपना ये लेसन प्लान जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको काफ़ी हेल्प हो गई होगी। अगर बाकी कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।